गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल बी सिविल पर। तो आज से हम अपने इस जो सिविल सेवा के एग्ज़ाम के जो अलग अलग सब्जेक्ट है उसकी जो यात्रा है वो शुरू कर रहे हैं। सबसे पहला जो सब्जेक्ट हम लेंगे वो है प्रशासनिक नीति शास्त्र, एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स। सिविल सेवा के जो RS मेंस का पेपर है उसके अंदर प्रशासनिक नीति शास्त्र जो है उसका काफ़ी बड़ा वेटेज है। जो पेपर सेकंड के अंदर अकेला ये पार्ट 70 नंबर कवर करता है और इसका जो सिलेबस है वो काफ़ी छोटा है और इसको याद भी आप आराम से कर सकते हो। इसमें इतने ज़्यादा जो रटने वाली सामग्री नहीं है, इसमें समझने वाली चीज़ें ज़्यादा है। और एक बार अगर आपने इस तरह का जो समझने वाला और एनालिटिकल माइंड डेवलप कर लिया तो आप एग्जाम में कैसा भी प्रश्न आएगा तो आप उसका उत्तर लिख सकते हो। अब अपन अगर अपने सिलेबस पे अगर गौर करें तो अपने सिलेबस में जो है इसमें क्या क्या दिया हुआ है प्रशासनिक नीति शास्त्र के अंदर। तो पहला तो जो इसमें हेडिंग दी हुई है कि नीति शास्त्र और मानवीय मूल्य। तो पहला टर्म नीति शास्त्र हो गया, उसके बाद में मानवीय मूल्य हो गया। तो ये दो अलग अलग टॉपिक है। हालांकि जो पहला टर्म है नीति शास्त्र, इसका एग्जाम की दृष्टि से इतना कोई ज़्यादा वेटेज नहीं है, लेकिन आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि नीति शास्त्र का मतलब क्या होता है, या फिर इससे रिलेटेड कोई ऐसा सवाल पूछ लिया जाए जो सरल प्रकृति का हो तो वो अपन इससे आराम से कर सकते हैं। उसके बाद मूल्यों के विकास में परिवार, समाज, शिक्षण संस्थाओं की भूमिका, महापुरुषों के जीवन से मिलने वाली शिक्षाएं, ये सब पूरे मूल्य के अंदर है। उसके बाद फिर जो है नैतिक संप्रत्यय अपना टॉपिक है, यानी जो एथिकल कंसेप्ट जो है वो क्या चीज़ होते हैं, जिसमें आपके रीत की अवधारणा है, ऋण की अवधारणा है, इसके अलावा कर्तव्य है, ये सब चीज़ें, इसके अलावा सद्गुण है, इन चीज़ों का क्या अर्थ होता है, इनसे रिलेटेड कैसे सवाल पूछे जाते हैं वो है। उसके बाद ऐसे ही जब आगे चलते हैं तो उसमें फिर निजी और सार्वजनिक जीवन के में जो है वो संबंधों में नीति शास्त्र की क्या भूमिका होती है। फिर उसके बाद जो है वो अभिवृत्ति जो अपने टॉपिक है, एटीट्यूड जो है, उसमें प्रशासनिक और नैतिक अभिवृत्ति जो एक बताएगी, नैतिक अभिवृत्ति किस तरह से होनी चाहिए, राजनीतिक अभिवृत्ति किस प्रकार से होनी चाहिए वो है। उसके बाद में जो है प्रशासकों का आचरण इस तरह से है। फिर उसके बाद इसमें आगे टॉपिक अपन देखें तो जो है वो ये नैतिक दुविधा हो गई, नैतिक निर्णय हो गया, इस तरह के जो टॉपिक अपने सारे डिवाइड कर रखे हैं। फिर एक जो है टॉपिक जो बड़ा सा जो लेता है, जो मतलब उसको पढ़ के आप एक नीति शास्त्र की एक अच्छी समझ विकसित कर सकते हो, वो है भारतीय और पश्चिमी जो दार्शनिक है उनका नीति शास्त्र में जो उनका नीति शास्त्र क्या कहता है वो है। और सबसे लास्ट में अपने को दे रखा है कि इन विषयों पर आधारित जो है केस अध्ययन की बात की जाती है। हालांकि RPSC ने जो है अब तक जो पेपर हुए हैं 2016 का ले लो या 2018 का ले लो या 2021 का ले लो, उसमें केस स्टडी अभी तक नहीं पूछी है। उसका जो प्रश्न पूछने का जो तरीका है वो जो ये इसके मेजर टॉपिक्स है उसके अंदर से ही वो कुछ एक धारणा बना के और उसके सवाल देते हैं बड़े सवाल के अंदर, और छोटों में भी कभी कभार ऐसा पूछ लिया जाता है। तो अपने को इन प्रश्नों को करने की एक बार अप्रोच विकसित करनी है। और उसके बाद अपन जब इसका पूरा सब्जेक्ट का एक व्यू ओवरव्यू ले लेंगे, सब चीज़ समझ लेंगे, तो आपको केस स्टडी सॉल्व करना भी आराम से आ जाएगा। केस स्टडी भी अपन जो है यहाँ पे सॉल्व करके आपको जो है बता देंगे किस तरह से होता है। अब जो है एक तो होता है कन्वेंशनल तरीका पढ़ाने का कि मैं आपको पूरा टॉपिक समझा दूँ और उसके बाद हो गया काम, अब आप इसको याद करो और जाके एग्जाम में लिख के आओ। ये अगर मैं करने लगूँ तो फिर मुझ में और जो दूसरे जगह है उसमें क्या फ़र्क है। तो इसके लिए मैं ये चाहता हूँ कि आपके अंदर वो चीज़ डेवलप कर सकूँ कि एग्ज़ाम में कैसा भी प्रश्न आए आप उसका उत्तर लिख सको। तो इसके लिए ये है कि एक तो जो भी इस टॉपिक के जो टर्म्स होते हैं उनका जो अर्थ अच्छे से समझना, और उसके बाद में जो अपने जनरल लाइफ में जो आजकल की जो करंट सिनेरियो में कोई भी ऐसे प्रशासन से संबंधित कोई मुद्दे हैं, कोई राजनीति से संबंधित ऐसे मुद्दे हैं, कोई समाज से संबंधित ऐसे मुद्दे हैं जिनकी न्यूज़पेपर में जो है वो काफ़ी सारे जैसे एग्जाम्पल आते हैं, तो वो एग्जाम्पल अगर आप एग्जाम में कोट करते हो ना तो एक आपके उत्तर का वजन दूसरों से अलग लगता है, आप दूसरों से एक्स्ट्रा नंबर ले सकते हो। इसके अलावा नीति शास्त्र में जो है वो सबसे ज़्यादा जो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो है कुछ कोड्स भी आपको याद करने होते हैं। जैसे कुछ दार्शनिक होने, कुछ महापुरुष होने, कुछ समाज सुधारकों ने, कुछ नेताओं ने ऐसे कोड्स जो कहे हुए हो जिनकी प्रशासन में एक आम आदमी के जीवन में अपने शासन व्यवस्था में अगर उपयोगिता है
तो वो अपन अगर कोट करते हैं तो उसका एक अच्छा इफेक्ट पड़ता है। तो इसके लिए अपने को कुछ कोट्स भी याद करने होते हैं, वो अपन समय समय पर धीरे धीरे इसमें करते हुए करते रहेंगे। ठीक है, अब अपन शुरू करते हैं। जो इसका पहला टॉपिक है वो है नीति शास्त्र, मानवीय मूल्य सेकंड टॉपिक हो गया। तो नीति शास्त्र जो है वो क्या होता है, फिर इसके अंदर क्या क्या जो है सवाल बन सकते हैं, वो अपन डिस्कस करेंगे। तो पहला जो मैंने यहाँ लिखा है कि प्रशासनिक नीति शास्त्र। ठीक है, अब नीति शास्त्र और प्रशासनिक नीति शास्त्र ये दोनों अलग अलग टर्म्स होते हैं। पहले तो नीति शास्त्र क्या होता है उसको देखना चाहिए अपने को, उसके बाद अपन प्रशासनिक नीति शास्त्र के अंदर आते हैं। तो नीति शास्त्र क्या होता है, नीति मतलब जो है आपका आप जो एक्ट करते हो वो कैसा होना चाहिए, तो उसके कुछ रूल्स कुछ सेटअप्स होंगे, उनके आधार पर अगर आप अपना व्यवहार करते हो, समाज ने जो रूल बना रखे हैं उनके आधार पर आप अपना जो आचरण करते हो तो आपके आचरण का मूल्यांकन किया जाता है। फिर आप अगर उसमें खरे उतरते हो तो आप नैतिक कहे जाते हो, और अगर आप खरे नहीं उतरते तो आप अनैतिक कहे जाते हो। ठीक है, इस तरह की कुछ टर्मिनोलॉजी होती है। तो इस जो सब्जेक्ट का जो है वो उद्भवन कहाँ से होता है, तो वैसे तो इसका उद्भवन अगर सही तरीके से देखा जाए तो काफ़ी सारी सब्जेक्ट से ये लिंक करता है। जैसे ये जो है वो दर्शन शास्त्र जो फिलॉसफी होती है वो इसकी जो है वो मूल एक सब्जेक्ट है, वहाँ से ये निकल के आया है। इसके अलावा ये सोशियोलॉजी से भी लिंक करता है, क्योंकि सोशियोलॉजी जो है वो समाज का विज्ञान होती है। समाज जो है आपसे किस तरह के आचरण की जो है एक अपेक्षा रखता है, समाज का जो एक अप्लाइड समाज शास्त्र होता है जिसमें जो समाज में जैसे आपको कैसे रहना चाहिए, कैसे एक समाजीकरण होता है, वो सब चीज़ें। तो समाजीकरण की प्रक्रिया से आप कुछ मूल्य सीखते हो, तो मूल्य जो चीज़ें होती है वो समाज शास्त्र से आती है। इसके अलावा जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी जो आपके लोक प्रशासन है, तो उसमें एक प्रशासक को कैसे व्यवहार करना चाहिए, जो वर्तमान में सुशासन की संकल्पना चलती है, ई गवर्नेंस का जो प्रिंसिपल आ रहा है, तो उसके अंदर नीति शास्त्र की क्या भूमिका है, उन सब से भी ये रिलेट करता है। ठीक है, तो अब इस सब्जेक्ट का जो है उद्भवन जो मेन है वो दर्शन शास्त्र से होता है। तो अगर इसकी आपको सिंपल 15 शब्द में डेफिनेशन पूछी जाए कि नीति शास्त्र क्या होता है, नीति शास्त्र से आप क्या समझते हैं, ठीक है, तो आपको दर्शन शास्त्र ध्यान में रखना है। अब दर्शन शास्त्र की 3 ब्रांचेज होती है, एक तो होती है ज्ञान मीमांसा, एक होती है तत्व मीमांसा और एक होती है नीति मीमांसा। ज्ञान मीमांसा जिसको एपिस्टेमियोलॉजी बोलते हैं, यानी किसी भी चीज़ का जो है ज्ञान के आधार पर उसके जो करते हैं। तत्व मीमांसा यानी कि उसकी जो मेटाफिजिक्स होती है, मेटाफिजिक्स यानी भौतिकवाद से परे जाके जो है, जैसे कि ये जो चीज़ें ये दुनिया है उससे परे जाके भगवान आत्मा इनके बारे में जो बात करते हैं उसको मेटाफिजिक्स बोलते हैं। और एक जो है वो आपके नीति मीमांसा होती है, उसको जो है एथिक्स से संदर्भित किया जाता है। ये तो इसकी 3 टर्म हो गई। अब नीति शास्त्र की अगर परिभाषा आपको पूछी जाए तो बिल्कुल सरल सा इसका है कि दर्शन शास्त्र की वह शाखा, दर्शन शास्त्र की शाखा ये वही है जिसके अंतर्गत समाज के अंदर रहने वाले साधारण जो बुद्धि के मनुष्य होते हैं उनके जो है वो आचरण का जो मूल्यांकन किया जाता है, नीति शास्त्र कहलाती है। अब ये सब टर्म क्या थे कि भाई जो है समाज के अंदर रहने वाले और सामान्य बुद्धि का मनुष्य, उसके ऐच्छिक कर्मों का मूल्यांकन। तो समाज किसको बोलते हैं कि जैसे व्यक्ति जिनसे जैसे एक परिवार हो गया, परिवार के आगे जो उसका एक जो कॉलोनी हो गई, तो कॉलोनी में जो समाज उससे जो समाज में जो है वो उसका सामाजिक संस्थाएं होती है, कुछ जो इंस्टीट्यूशंस और देश और ये सब समाज से ही संदर्भित किए जाते हैं। तो समाज एक व्यक्ति से एक ऐसे आचरण की अपेक्षा करता है जिसके अनुसार सामाजिक व्यवस्थाओं का संचालन हो सके, तो वो एक जो है वो सामाजिक व्यवस्था होती है। अब कोई व्यक्ति जो है साधारण बुद्धि का मनुष्य कैसा, जिसका जो नॉर्मल जो थॉट प्रोसेस हो, जैसे सामान्य बुद्धि के मनुष्य में कौन नहीं आते, एक तो बच्चे नहीं आते, क्योंकि बच्चे जो है वो अगर छोटी मोटी जो हरकत कर भी देते हैं तो अपन बोलते हैं कि बच्चा है रहने दो, क्योंकि उसके जो आचरण का इतना मूल्यांकन नहीं होता है, क्योंकि अभी तक वो समाजीकरण की प्रोसेस को धीरे धीरे सीख रहा होता है, अभी वो शुरुआती स्टेज में। तो बच्चे के कर्म का भी मूल्यांकन नहीं होता। एक कोई पागल व्यक्ति होता है उसके भी कर्मों का मूल्यांकन नहीं होता है, कोई पशु है उसके भी कर्मों का मूल्यांकन नहीं होता है, कोई जो समाज से बाहर का व्यक्ति, समाज से बाहर के व्यक्ति जिन्होंने समाज से विरक्त हो गए, जो जैसे साधु संत होते हैं वो समाज से बाहर के व्यक्ति होते हैं, तो उनके भी कर्मों का मूल्यांकन ही नीति शास्त्र नहीं करती हैं। तो दर्शन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत समाज में रहने वाले साधारण बुद्धि के मनुष्यों का ऐच्छिक कर्मों का मूल्यांकन किया जाता है, वो नीति शास्त्र कहलाती है। अब ये ऐच्छिक कर्म क्या होते हैं? ऐच्छिक कर्म का मतलब होता है कि आप जो अपनी इच्छा से जो कर्म करते हो, जिसमें आपकी संकल्प की स्वतंत्रता होती है, यानी कि जैसे मुझे सच बोलना या झूठ बोलना, मैं मेरी इच्छा से करता हूँ, मैं चाहूँ तो सच बोलूँ, मैं चाहूँ तो झूठ बोल सकता हूँ।
तो ये मेरी संकल्प की स्वतंत्रता है। मेरे पास दो ऑप्शन थे कि या तो सच बोलो या झूठ बोलो, तो मैंने संकल्प लिया कि मेरे को सच ही बोलना है, तो संकल्प की स्वतंत्रता हो गई। तो इसको तो ऐच्छिक कर्म बोलते हैं, यानी जो जिन कर्मों में जो है वो चयन की स्वतंत्रता होती है, संकल्प की स्वतंत्रता होती है, वो ऐच्छिक कर्म होते हैं। अनैच्छिक कर्म कौन से होते हैं? उस पर आप चाह के भी कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे भूख लगती है, आप कितनी देर तक भूख को कंट्रोल करोगे? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, आखिर आपको खाना खाना ही पड़ेगा। तो भूख के चयन में आपकी जो है वो संकल्प की स्वतंत्रता काम नहीं करेगी। अगर आप ज़्यादा देर तक संकल्प लेके भूखे रहोगे तो हो सकता है आपका स्वास्थ्य खराब हो जाए, मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए भूख के संदर्भ में है। ऐसे ही नींद के संबंध में भी ऐसे ही होता है। कोई व्यक्ति कितने दिन तक बिना नींद के रह सकता है? ज़्यादा दिन तक वो नहीं रह सकता। तो भूख है, नींद है, प्यास है, ये सब जो है वो अनैच्छिक कर्म होते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति को भूख लगती है तो आप ये नहीं कह सकते कि वो जो भूख के टाइम कोई जो ऐसा काम करता है तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि वो अनैतिक है, क्योंकि वो अनैच्छिक कर्मों के हिसाब से किया। तो ऐच्छिक कर्म और अनैच्छिक कर्म का आपको डिफरेंस समझ में आ गया, और नीति शास्त्र क्या होता है ये समझ में आ गया। अब उसके बाद जो है वो नीति शास्त्र में भी जो है अलग जो इसके पार्ट होते हैं, अलग अलग नीति शास्त्र जो शब्द जो अपने देखा परिभाषा देखी, उसके अंदर जो है वो इसके भाग होते हैं। एक तो होता है जिसको आदर्श मूलक नीति शास्त्र भी बोलते हैं या जो है वो क्या कहते हैं इसको वर्णनात्मक नीति शास्त्र भी बोलते हैं, इसका पार्ट होता है। दूसरा इसको बोलते हैं जो है वो जो है मेटा एथिक्स बोलते हैं, जिसको अधिनीति शास्त्र बोलते हैं। और एक होता है व्यवहारात्मक नीति शास्त्र। ये 3 इसकी ब्रांचेज होती हैं। तो जो है आदर्श मूलक नीति शास्त्र में तो क्या होता है कि उसमें नियमों की स्थापना की होती है कि आपको ऐसा करना चाहिए। आदर्शवाद होता है सारा, कि आपको सच बोलना चाहिए, आपको बड़ों का आदर करना चाहिए हर चीज़ में। जैसे इंसान को ये कर्म करना चाहिए, इंसान को ये कर्म नहीं करना चाहिए, ये सब चीज़ें तो आदर्श मूलक नीति शास्त्र में होती है। दूसरा जो होता है वो है अधिनीति शास्त्र, यानी मेटा एथिक्स। मेटा शब्द जहाँ पे भी लगता है, मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड, यानी कोई भी चीज़ है उससे आगे जाना। जैसे आपने कहा कि सत्य बोलना चाहिए, ठीक है, ये तो आपका आदर्श मूलक नीति शास्त्र में आ गया कि आदर्श हो गया कि सत्य बोलना चाहिए। अब मेटा क्या करेगी? सत्य से परे जाएगी, बियॉन्ड जाएगी, यानी कि सत्य क्या होता है ये तो बताओ पहले, तो उस चीज़ से आगे चली जाती है। जैसे मेटाफिजिक्स की बात करते हैं तो कई कहते हैं कि भौतिकवाद से दूर होकर अध्यात्म में जाना चाहिए। तो लोग कहते हैं अध्यात्म क्या होता है, यानी इस आत्मा से ऊपर जाना भगवान के बारे में बात करना। फिर वो आगे प्रश्न करता है कि भगवान क्या होता है, क्या भगवान है या नहीं है, इस तरह से। तो हर चीज़ के पीछे वो क्यों लगाता है और उससे आगे बियॉन्ड जाता है वो। जैसे कि उचित कर्म करना चाहिए तो बोलते उचित कर्म होता क्या है, इस तरह से जो आगे लगाते हैं वो मेटा एथिक्स के अंतर्गत आते हैं। और मेटा एथिक्स पे सबसे ज़्यादा जो काम किया है वो एक फिलोसफर हुए हैं जी मूर। इन्होंने जो है इस पर काफ़ी अच्छा काम किया है और एक पुस्तक भी लिखी है इन्होंने, प्रिंसिपिया एथिका। उसके अंदर उन्होंने जो है जितनी भी नैतिक टर्मिनोलॉजी होती है ना, उसके बारे में बात कर रखी है। अब जो नैतिक टर्मिनोलॉजी यानी जो अपने नैतिक संप्रत्यय की बात की थी, जो एथिकल कंसेप्ट है, जैसे रीत क्या होता है, ऋण क्या होता है, कर्तव्य क्या होता है, उचित कर क्या होता है, शुभ क्या होता है, अशुभ क्या होता है, सद्गुण क्या होता है, ये सब टर्मिनोलॉजी है। तो इसके बियॉन्ड जाके बात करते हैं कि वास्तव में शुभ, तो जो मेटा एथिक्स है वो इन शब्दों पे जो बात करती है। बाद में अपन जब एथिकल कंसेप्ट पढ़ेंगे तो मेटा एथिक्स को अच्छे से और समझ सकते हैं। इसका एक तीसरा पार्ट होता है व्यवहारात्मक नीति शास्त्र, यानी कि जो अप्लाइड एथिक्स आती है। आप दैनिक जीवन में जो काम करते हो, आपने रूल तो बहुत सारे बना दिए कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, इस तरह से करना चाहिए, इस तरह से नहीं करना चाहिए, वो तो सब आदर्श वाली बातें होगी। अब व्यवहार में उसमें से कितनी चीज़ें फॉलो हो रही है, वो व्यवहारात्मक नीति शास्त्र होती है। व्यवहारात्मक नीति शास्त्र में अलग अलग इसके भी बहुत सारे पार्ट होते हैं। जैसे कि एक बायो एथिक्स होती है, जैव नीति शास्त्र, यानी कि जीवों पे किस तरह से आपको प्रयोग करना चाहिए, किस तरह से उनको हार्मफुल इफेक्ट नहीं देना चाहिए, ये वाला होता है। एक चिकित्सा नीति शास्त्र भी होता है कि चिकित्सा का जो पेशा है उसके अंदर आपको कौन से काम करने चाहिए, कौन से काम नहीं करने चाहिए। जो चिकित्सक होते हैं उनको हिप्पोक्रेटस की एक ओथ दी जाती है, जिसमें उनको ये कहा जाता है कि वो जो भी पेशेंट उनके सामने आएगा तो पहले उसका इलाज करेंगे, और जहाँ तक कोशिश होगी मतलब किसी को भी जो है वो हानिकारक दवाई नहीं देंगे। तो ये जो है चिकित्सा का नीति शास्त्र होता है। ऐसे ही जो है वो हर जो फील्ड होते हैं उनका भी नीति शास्त्र होता है। जैसे न्यायपालिका है तो न्यायपालिका का नीति शास्त्र हो गया, राजनीति है तो राजनीति का नीति शास्त्र हो गया, अंतर्राष्ट्रीय संबंध है तो उसमें भी नीति शास्त्र चलता है, जिसको मतलब अंतर्राष्ट्रीय नीति शास्त्र जो ये बोलते हैं, ठीक है। इसका जो है एक और होता है, उसको बोलते हैं प्रशासनिक नीति शास्त्र, यानी जो प्रशासन में कौन कौन सी नीतियाँ फॉलो की जानी चाहिए वो होता है प्रशासनिक नीति शास्त्र। तो हमको जो मूल रूप से जो पढ़ना है वो प्रशासनिक नीति शास्त्र ही पढ़ना है। और अपने जो मेंस में जो प्रश्न आते हैं वो
प्रशासनिक नीति शास्त्र को केंद्र में रख के ही प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो अपने को ये पढ़ना है सारा। इसके अलावा भी व्यवहारिक नीति शास्त्र के बहुत सारे मुद्दे होते हैं, उनमें आपकी राय पूछी जाती है। हालांकि अपने एग्जाम में तो इस तरह के प्रश्न नहीं पूछे गए आज तक कि जैसे जो है वो क्लोन के जो है वो क्या नैतिक मुद्दे हैं, या फिर जैसे लिव इन रिलेशनशिप होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, या फिर जो है वो सेरोगेसी होना चाहिए नहीं होना चाहिए, मृत्युदंड होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो ये सब जिनके अंदर अपन जैसे क्या कहते हैं समलैंगिकता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, तो इनकी जो नैतिकता का निर्धारण हम जिस जो शाखा के अंदर करते हैं वो व्यवहारात्मक नीति शास्त्र के अंदर करते हैं, और इसके अंदर उसकी स्टडी की जाती है। तो ये पूरा व्यवहारात्मक नीति शास्त्र होता है। और अभी इसका ही जो प्रशासनिक नीति शास्त्र है वो व्यवहारात्मक नीति शास्त्र का एक पार्ट होती है। ठीक है, तो नीति शास्त्र की बेसिक परिभाषा तो अपने देख ही ली कि दर्शन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत समाज में रहने वाले साधारण बुद्धि के मनुष्यों के अच्छी कर्मों का मूल्यांकन किया जाता है, वो नीति शास्त्र कहलाती है। ठीक है, अब अपन जो है वो बात करते हैं कि नीति शास्त्र का अध्ययन क्यों करना चाहिए। ऐसा सवाल आ सकता है कि एक प्रशासक को जो है वो नीति शास्त्र का अध्ययन क्यों करना चाहिए। तो जो है वो नीति शास्त्र जो है एक नया सब्जेक्ट ही आरएस और आईएएस में जितने भी पीसीएस एग्जाम होते हैं उनमें भी ये नया सब्जेक्ट ही जुड़ा है। लगभग 2013 के बाद से इसको जोड़ा गया है। तो इसके बारे में जो भी जो सिलेबस निर्धारण कमेटी है, जो प्रशासनिक सुधार समिति आई थी, उन्होंने ये कहा था कि भाई जो है जो भी प्रशासक चुन के आते हैं तो आप किसी ऐसे सब्जेक्ट को जो है उसके अंदर डालें जिससे वो प्रशिक्षण से पहले ही उस चीज़ को सीख के आए। क्योंकि एक कंसेप्ट होता है कि जैसे मारवाड़ी में भी एक कहावत बोलते हैं कि भाई दो जने जैसे पास में बैठते हैं, काले काले के पास जैसे गोरा बैठता है तो नहीं तो नकल ले लेता उसके। तो यही है कि भाई जैसे कोई चीज़ वो अध्ययन करेगा, उससे रात दिन उससे टच में रहेगा तो थोड़े बहुत लगन तो उसके अंदर भी आ जाएंगे। जो है वो नीति शास्त्र जैसे महापुरुषों के जो अच्छे वचन है, अंतरात्मा की आवाज़ है, ये सब चीज़ें वो सीख लेगा। तो उसका जो मतलब उसमें फील्ड में जाने से पहले ही उसको इन चीज़ों का एक्सपीरियंस होगा। तो जब भी वो कोई गलत कृत्य करने की सोचेगा तो कम से कम ये चीज़ एक बार उसकी अंतरात्मा की आवाज़ जरूर आएगी कि ये जो है वो नीति शास्त्र के अनुसार गलत है, तो ये नहीं करना चाहिए। तो अब जैसे एक सवाल पूछा जा सकता है कि एक प्रशासक को नीति शास्त्र का अध्ययन क्यों करना चाहिए। ये सवाल आपके 50 शब्द में पूछा जा सकता है। तो जो इसका अपन उत्तर ये दे सकते हैं कि जो नीति शास्त्र में व्यवहारात्मक नीति शास्त्र के और आदर्शमूलक नीति शास्त्र के कई ऐसे सिद्धांत होते हैं जिनका अध्ययन करके व्यक्ति जो है वो जो नैतिक नियमों को, नैतिक सिद्धांतों को जान सकता है। और किसी भी चीज़ का जो है वो एक व्यक्ति की जो है वो बुद्धि की प्रोसेस में आता है, बुद्धि की उस प्रक्रिया में आता है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें उसके जो है वो सबकॉन्शियस माइंड में यानी अवचेतन मस्तिष्क में रहती हैं। और जब भी वो जो है कोई नैतिक निर्णय, कोई ऐसा निर्णय लेगा तो उसके अंतरात्मा की आवाज़ उससे जरूर कहेगी कि ये चीज़ नैतिक है, ये चीज़ अनैतिक है। तो एक प्रशासक को नैतिक निर्णय लेने के लिए, नैतिक बनने के लिए जो है वो इसका अध्ययन जरूरी होता है। कई प्रशासनिक सुधार समितियां या प्रशासनिक सुधार पे जो विचारकों ने बताया है, तो ये कहा है कि जो है प्रशासनिक नीति शास्त्र के अध्ययन से एक बेहतर प्रशासक का निर्माण किया जा सकता है। तो पहला सवाल अपना ये इस तरह से हो सकता है। दूसरा ये है कि क्या नीति शास्त्र के अध्ययन से जो है ये जरूरी है कि कोई जो है प्रशासक वो है वो नैतिक बन ही जाएगा। तो आप लिख सकते हो कि जो है इस बात की पूरी तरह से तो जो है वो क्या कहते हैं संभावना नहीं व्यक्त की जा सकती कि वो पूरी तरह से नैतिक बन ही सकता है, लेकिन कुछ मात्रा में उसमें नैतिकता के गुण आ सकते हैं। जैसे इसमें आप सुकरात का जो कोट कर सकते हो पहले वाले में, सुकरात ने ऐसे कहा है कि ज्ञान ही सद्गुण होता है। यानी कि अगर आपको किसी चीज़ का ज्ञान होता है कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है, तो कम से कम आप उस सद्गुण के जो प्रोसेस में आ सकते हो, आपको सब सही गलत का पता लग सकता है, आप विवेकपूर्ण निर्णय ले सकते हो। तो एक प्रशासक भी अगर उसका अध्ययन करता है तो उसके प्रोसेस में तो ये आता ही है, लेकिन पूरी तरह से जो है उसकी जो क्या कहते हैं संभावना व्यक्त नहीं की जा सकती, क्योंकि अरस्तु ने ही जो है सुकरात की इस बात का जो खंडन किया है कि केवल जो है वो ज्ञानी होने से व्यक्ति सद्गुण नहीं होता है। ऐसी अपन कई चीज़ें देखते ही हैं कि कई बार जो सिविल सर्वेंट होते हैं वो जैसे बातें तो बड़ी अच्छी अच्छी करते हैं कि जैसे भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन कई बार जो है वो गलत कृत्य करते पाए जाते हैं।
तो इसका मतलब उनको ज्ञान तो था लेकिन फिर भी वो गलत कृत्य कर रहे हैं। तो नीति शास्त्र के अध्ययन से पूरी तरह से गारंटी नहीं ली जा सकती, लेकिन हम बहुत हद तक ये कह सकते हैं कि अगर नीति शास्त्र का अध्ययन किया जाए तो कहीं ना कहीं उनके जो है एक वो जो निर्णय निर्माण की प्रक्रिया, उसके थॉट प्रोसेस में ये चीज़ें आती है। तो वो जब भी कोई भी जो निर्णय लेगा या जो भी कोई ऐसा कार्य करेगा तो उसमें वो नैतिकता का जो है वो अंश अवश्य दिखेगा और उस हिसाब से वो नैतिक होने का प्रयास करेगा। ये चीज़ होना चाहिए। उसके बाद एक और प्रश्न होता है कि हमें नैतिक क्यों बनना चाहिए, हम क्यों नैतिक बने। तो इसका जो अगर आप उत्तर देंगे तो उसका उत्तर देखो काफ़ी सारी चीज़ों से लिंक करता है कि एक नैतिक व्यक्ति होता है, नैतिक व्यक्ति अपनी नीति शास्त्र की परिभाषा पढ़ी कि समाज के जो नॉर्म्स होते हैं, जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, उसके आधार पर उसका मूल्यांकन करते हैं। अब अगर व्यक्ति नैतिक होगा यानी कि समाज के रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करेगा, क्योंकि समाज जो है एक सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ नियम बनाता है, जैसे बड़ों का आदर करना चाहिए, असत्य नहीं बोलना चाहिए, गलत काम नहीं करने चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए। तो ये समाज के एक मतलब एक जो है कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, समाज का संविधान बना हुआ है जो दिखता नहीं है लेकिन वो रियल में होता है। अब उसमें आप फॉलो नहीं करते हो तो आपके नैतिकता का निर्धारण करते हैं कि ये व्यक्ति नैतिक है, ये व्यक्ति अनैतिक है, ठीक है। तो हमें नैतिक क्यों बनना चाहिए तो एक तो पहले अगर अपन नैतिक बनेंगे तो एक सामाजिक व्यवस्था की जो सुचारू रूप से स्थापना हो सकती है। दूसरा जो कानून होता है अपने, जैसे विधि, अपने देश में जैसे विधि का शासन है, रूल ऑफ लॉ है, तो लॉ में भी यही चीज़ें हैं, कई सारी चीज़ें ऐसी होती है जो जो कई सारे नैतिक प्रिंसिपल होते हैं वो विधि के अनुसार भी सही होते हैं। जैसे आपको चोरी नहीं करनी चाहिए, ये एक नैतिक नियम भी है, और जो एक कानून भी बना हुआ है कि अगर आप चोरी करते हुए पाए जाते हैं तो आपको इस तरह का दंड होगा, जेल हो सकती है, इस तरह का। तो कई सारे जो नैतिक नियम होते हैं वो विधि में भी समान महत्व रखते हैं। तो अगर हम नैतिक बनते हैं तो कानून का भी पालन होता है और एक रूल ऑफ लॉ की स्थापना होती है। और दूसरी एक और है कि जो व्यक्ति, जो दर्शन शास्त्र में जो एक प्रिंसिपल है कि व्यक्ति जो है वो आपका समाज का ही एक अंग होता है। तो अगर एक व्यक्ति नैतिक बनता है तो वो दूसरों को भी नैतिक बनने के लिए प्रेरित कर सकता है। तो वो जो अगर नैतिक कृत्य करेगा तो दूसरों भी उसको देख के जो है वो नैतिक कृत्य करेंगे। तो एक आदर्श समाज की स्थापना हो सकती है, जो एक व्यवस्था की स्थापना हो सकती है। तो ये भी अपन उत्तर लिख सकते हैं। तो इसके पॉइंट अगर बताया जाए तो पहला तो यही बताएंगे कि एक तो जो है सामाजिक व्यवस्था की स्थापना हो सकती है, दूसरे कई सारे जो नैतिक नियम होते हैं वो विधि के अनुसार भी सही होते हैं। तो अगर हम नैतिक बनते हैं तो हम विधि का भी पालन करते हैं, तो इससे रूल ऑफ लॉ की स्थापना, संवैधानिक अधिकारों की स्थापना हो सकती है, मानवाधिकारों का संरक्षण हो सकता है। क्योंकि एक व्यक्ति का जो अधिकार होता है वो दूसरे का कर्तव्य होता है। तो अगर अपन जो एक व्यक्ति का जो कर्तव्य जो दूसरे एक का अधिकार दूसरे का कर्तव्य होता है, तो अगर मैं मेरे कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ, मैं नैतिक हो रहा हूँ, तो मैं दूसरों के अधिकार का रक्षा कर रहा हूँ, तो उनके मानवाधिकारों का भी संरक्षण कर रहा हूँ। तो इस तरह से जो है वो हम बन सकते हैं। इसके अलावा जो है वो धर्म के अंदर भी नैतिकता को जोड़ा जा सकता है कि कई सारी धार्मिक चीज़ें जो होती है वो नैतिकता की दृष्टि से सही होती है। धर्म, जैसे भारतीय संदर्भ में देखा जाए तो धर्म जो एक कर्तव्य पालन की अवधारणा होती है, इसमें हम अगर मनुस्मृति के अंदर देखते हैं तो ये जो इसका डायलॉग, जो इसका एक श्लोक है कि धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षण। यानी भारतीय संस्कृति के अंदर जो है वो मनुस्मृति में जो है धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं कि जिसमें धृति यानी धैर्य होता है, क्षमा यानी दूसरों को माफ कर देना, दम यानी कि जो है वो अच्छे जो गुण रखना, ठीक है, अस्तेय यानी कि जो स्वच्छता रखना, धी यानी कि बुद्धि का विकास करना, विद्या जो है विद्यार्जन करना, सत्य बोलना, क्रोध नहीं करना, इस तरह के जो ये 10 धर्म के लक्षण होते हैं। तो ये एक तरह से नैतिक ही तो होते हैं। पहले जैसे कि आप सत्य बोलते तो वो भी नैतिक चीज हो गई। तो अगर हम नैतिक बनते हैं तो कई धार्मिक सिद्धांतों का भी हम पालन करते हैं। तो इस तरह से अपन एक बेसिक जो एक खाका बना सकते हैं आंसर का कि हमें नैतिक क्यों बनना चाहिए। कि हम अगर नैतिक बनते हैं तो जो है वो कानूनों का भी पालन होता है, समाज में व्यवस्था की स्थापना भी होती है, और एक व्यक्ति का जो नैतिक होता है तो वो दूसरों को भी प्रेरित कर सकता है, और एक व्यक्ति के विकास से पूरे समाज का विकास होता है, पूरे समाज को जो नैतिकता की प्रेरणा मिलती है। कई सारे नैतिक नियम जो है वो कानून में भी समान रूप से होते हैं। तो अगर हम नैतिक बनते हैं तो कानूनी रूप से भी जो है हम उस विधि रूल ऑफ लॉ का फॉलो करा सकते हैं। ये हमें अनैतिक क्यों नहीं होना चाहिए, तो इसका आपसे हम उल्टा कर दो। अगर आप अनैतिक होंगे तो आप रूल ऑफ लॉ को तोड़ोगे, ठीक है, धर्म का भी जो आप नुकसान करोगे। आप अनैतिक होंगे तो दूसरों के जो है आपके अधिकारों का हनन करोगे, मानवाधिकारों का हनन करोगे। तो हमें अनैतिक
इस संदर्भ में नहीं होना चाहिए। ये जो है इसके मेन हो गए। अब उसके बाद जो है अपने अगली जो चीज़ है वो है नैतिकता के निर्धारक तत्व कौन से होते हैं, यानी कैसे आप डिसाइड करोगे कि ये व्यक्ति नैतिक है या नहीं है। तो इसके लिए जो है 5 प्रिंसिपल होते हैं, जिसमें मतलब उस आधार पर बताया जा सकता है कि व्यक्ति जो काम किया गया है वो नैतिक है या नहीं है। तो इसमें सबसे पहले तो कर्ता होता है, कर्ता यानी जो सब्जेक्ट जो काम करता है, तो वो किस परिस्थिति में काम कर रहा है। अगर वो दबाववश कोई काम कर रहा है, उस पर पिस्टल जो है रखी हुई है और उसके बाद उससे कोई कृत्य कराया जा रहा है, उस टाइम में वो कोई काम करता है, तो अगर वो अनैतिक कृत्य भी कर रहा है तो भी वो अनैतिक नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसने दबाववश काम किया। कई बार जो करता ऐसा होता है जिसको जैसे कोई कोई जैसे बच्चा है या कोई बुजुर्ग है जिसकी किसी नदी में डूब रहा है। अब जो कोई व्यक्ति जो होता है उसको तैरना ही नहीं आता, तो नहीं तैरना आने का उसकी मदद नहीं कर पाने के कारण नहीं बचा पाता उसको, तो नहीं बचाने के कारण अगर व्यक्ति मर जाता है तो भी वो व्यक्ति अनैतिक नहीं कहा जाए, क्योंकि उसको जो है तैरना ही नहीं आ रहा था, उसको जो है वो उस जो कार्य करने की से अनभिज्ञ था वो, तो अनभिज्ञतावश भी कोई काम होता है तो भी जो है वो नैतिक जो है वो अनैतिक नहीं माना जाएगा। इसके अलावा किसी चीज़ का परिणाम आपको पता नहीं है, जैसे आपने किसी को खाना दिया और खाना खाते ही आपको मंशा नहीं थी कि किसी व्यक्ति को जो है वो मैं मार दूँ या उसकी फूड पॉइजनिंग करूँ, लेकिन आपने कोई खाना दिया उसके अंदर कोई कंटेंट हो गया आपको पता ही नहीं है, लेकिन वो खाना खाने के बाद उस व्यक्ति को बीमार हो जाता है या मर भी जाता है, तो आपको अनैतिक इस संदर्भ में नहीं कहा जाएगा कि आपको उसका परिणाम पता नहीं था। मतलब कि जैसे आप जो है वो अनैतिक तब नहीं हो सकते जब आपको उसका परिणाम पता नहीं हो। तो इस तरह से कर्ता जो है वो इस आधार पे जो है वो नैतिक अनैतिक होता है कि एक तो उसके जो है परिस्थितियाँ उसकी जो उसको है उस पर अगर आपके दबावपूर्वक काम करा रहे हो, वो उसके परिणाम से अनभिज्ञ है, कोई काम उसको करना ही नहीं आ रहा है तो भी आप उससे करवा रहे हो, तो उसको अनैतिक नहीं कहा जाएगा, उस स्थिति में नैतिक ही कहा जाएगा। और बाकी वो जानबूझकर कोई ऐसा काम करता है जिसमें जो है किसी की हानि हो तो वो अनैतिक कहा जाएगा। ठीक है, तो नैतिकता का निर्धारण एक तो खुद करता हो गया, एक हो गया कृत्य, जो किए जाने वाला काम है वो कैसा है, उसके आधार पे भी नैतिकता का निर्धारण होता है। अगर कोई जो है वो हीन कर्म करता है तो वो जो है वो अनैतिक कृत्य, जो अनैतिक और नैतिक के आधार उसका जो मूल्यांकन कर सकते हैं। ऐसे ही जो है वो कोई काम ऐसा है जिससे जो है वो काफ़ी लोगों को परेशानी होती है, तो वो भी जो है वो नैतिकता का निर्धारण करता है। ठीक है, उसके बाद आपकी परिस्थितियाँ कैसी है वो भी जो है वो क्या कहते हैं उसको नैतिकता का निर्धारण करती है। परिस्थितियाँ का मतलब होता है कि आपका जो भूगोल कैसा है, आपका एनवायरनमेंट कैसा है वहाँ पे। जैसे भारत के अंदर जो है वो जो शाकाहार को एक अच्छा नैतिक मूल्य माना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ की परिस्थितियाँ ऐसी है, यहाँ पे धन धान्य खूब पैदा होता है, यहाँ पे वर्षा भी होती है, कृषि यहाँ पे ज़्यादा थी, तो यहाँ का जो समाज था वो मुख्यतः पशुपालक समाज था। तो इन समाजों के अंदर जो पशुपालक और कृषि आधारित समाज था, तो यहाँ पे जो है वो जो फल सब्जियाँ खूब उगते थे, तो यहाँ पे शाकाहार को एक नैतिक मूल्य माना गया है। वही अगर हम किसी डेजर्ट एरिया में चले जाए, जैसे पश्चिम के जो ये अरब देश है, वहाँ पे खेती नहीं होती थी, वहाँ का एनवायरनमेंट भी इस तरह से नहीं था कि आप कुछ प्रोड्यूस कर सको, तो वहाँ पे खाने के लिए लोगों के पास जो इतने ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते थे, तो वो मांसाहार करते थे। तो अरब के देशों के अंदर जो भी लोग रहेंगे तो वहाँ की परिस्थितियों के हिसाब से मांसाहार वहाँ पे नैतिक है, लेकिन अपने यहाँ जो है मांसाहार को अनैतिक माना जाएगा। ऐसे ही जो है वो समाज के अंतर्गत भी जो ऐसे है, जैसे कि आप मध्यकाल के जो लोग हैं, मध्यकालीन जो सोच वाले लोग हैं या प्राचीन कालीन सोच वाले लोग हैं, तो वो जो है घूंघट प्रथा, पर्दा प्रथा, इनको जो है वो अच्छा मानेंगे कि ये जो है वो एक संस्कृति का हिस्सा है। और जो आधुनिक सोच के व्यक्ति होंगे, जो स्वतंत्रता का जो पक्षधर होंगे, वो ये कहेंगे कि ये घूंघट प्रथा है, इस तरह की जो प्रथा सब जो है ये आपके अनैतिक है। तो परिस्थितियों के हिसाब से भी जो है वो नैतिकता का निर्धारण होता है। इसके अलावा जो है वो जो नैतिक जो मतलब आपने जो काम किया उससे जो आपका कोई भी व्यक्ति पीड़ित हुआ या उससे लाभान्वित हुआ, वो भी नैतिकता का निर्धारण करता है। यानी कि जो परिणाम लेने वाला कौन है, अगर कोई व्यक्ति पीड़ित होता है तो उस आधार पे, और वो जो है कोई इनोसेंट व्यक्ति है, पीड़ित होता है, तो वो उस आधार पे आप उसको नैतिक और अनैतिक माना जा सकता है कि अगर वो पीड़ित होता है तो आपका काम अनैतिक होगा, अगर उसको लाभ मिलता है तो आपका वो काम जो है वो नैतिक होगा। तो इस तरह से जो ये नैतिकता के निर्धारक तत्व होते हैं वो जो है नैतिकता का निर्धारण करते हैं। उसके बाद जो है नीति शास्त्र में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ चलती है वो है नीति शास्त्र और नैतिकता, यानी एथिक्स और मोरालिटी, इन दोनों में क्या तो संबंध होता है और क्या इन दोनों में डिफरेंस होता है। ये चीज़ भी जो है कई बार अपने एग्जाम में पूछी जा सकती है, ये 5 नंबर के सवाल में आ सकता है। तो बहुत ही सरल इसका जो है उत्तर होता है। नीति शास्त्र जो होता है ना, वो क्या है कि हमने पहले ही परिभाषा पढ़ी कि दर्शन शास्त्र की वह शाखा
जिसके अंतर्गत समाज में रहने वाले साधारण जो बुद्धि के मनुष्यों के अच्छे कर्मों का मूल्यांकन होता है। यानी समाज ने इसके जो है नॉर्म्स डिसाइड किए। समाज में वो कोई संस्था भी हो सकती है, वो कोई जो है वो एक सोसाइटी भी हो सकती है, उन लोगों ने नियम बनाए। अब उन लोगों के नियम कोई फॉलो करता है तो ज़्यादा उसको नैतिक, और नहीं करता है तो अनैतिक माना जाता है। तो नीति शास्त्र जो होता है ना, वो एक मानकों का पूरा सेट होता है। मतलब एक समाज या कोई संस्था है ना, वो नियम बनाती है कि ये काम नैतिक है, ये काम अनैतिक है। जैसे कोई स्कूल है तो स्कूल के अंदर टीचर्स हैं या कोई बच्चे हैं, तो वो वहाँ पे एक उनका जो है कोड ऑफ एथिक्स लगाया जाएगा कि आपको ये रूल फॉलो करने हैं। टीचर्स के बारे में बताया जाएगा कि आपको जैसे सुबह, जैसे जो भी स्कूल का टाइम होगा, जैसे सुबह 7 बजे टाइम है तो 7 बजे आपको स्कूल आना होगा, 10 बजे का होगा 10 बजे आना होगा। इसके अलावा दूसरा जो है, क्योंकि शिक्षकों से ही बच्चे सीखते हैं, तो शिक्षकों से ये अपेक्षा की जाती है कि वो स्कूल में जो है वो अच्छे आचरण, अच्छा व्यवहार करे। वहाँ पे कोई जो है वो गलत शब्द या गाली वगैरह नहीं दे, या फिर कोई ऐसा आचरण नहीं करे जैसे कि वो वहाँ पे जो ऐसे गुटखा नहीं खाए, वो कोई ऐसा नशा नहीं करे, क्योंकि उससे जो है बालकों के उस थॉट प्रोसेस पे प्रभाव पड़ता है। तो ये उसके जो है एक कोड ऑफ एथिक्स हो गया। ऐसे हर संस्था के जो है कोड ऑफ एथिक्स होते हैं। जैसे किसी कोड के कोड ऑफ एथिक्स होंगे कि भाई जो 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 यहाँ पे नियम बनाए गए उनको फॉलो करना है। किसी सरकारी कार्यालय के भी होंगे कि जैसे जो कार्मिक है उनको सुबह 9:30 बजे ऑफिस जाना है, शाम को 6 बजे तक वहाँ पे काम करना है, और जो भी काम उनको उस दौरान दिया जाए, जो भी उच्चाधिकारी का आदेश हो उनको फॉलो करना है। तो ये सारे जो नियम, जो 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 कोड ऑफ एथिक्स, जो सेट ऑफ रूल्स है, वो किसके द्वारा डिसाइड किए गए? किसी संस्था के द्वारा या किसी समाज के द्वारा। तो किसी समाज या संस्था के द्वारा जो है वो निर्धारित नियम जो है वो नीति शास्त्र के अंदर आते हैं। मतलब ये फिक्स हो गए, एक ऑब्जेक्टिव तत्व हो गया कि इसका जो भी आपको जो भी फॉलो करेगा उनको ये कि यही फॉलो करने हैं, यानी कि वो जो है वो वस्तुनिष्ठ हो गए। दूसरे जो है वो मॉरलिटी जो होती है, नैतिकता होती है, वो व्यक्ति व्यक्ति के हिसाब से वेरी करती है। यानी कि जैसे एक सरकारी ऑफिस है, उसका नीति शास्त्र के नियम तो क्या है कि कार्मिक को 9:30 बजे ऑफिस आना है, शाम को 6 बजे तक काम करना है, ये जो काम दिया जाए उसका ये करना है। लेकिन वहाँ पे जैसे कि अलग अलग कार्मिक, 10-15 कार्मिक है, तो सब कार्मिकों का जो नैतिकता होगी ना वो अलग अलग होगी। कोई किस चीज़ को नैतिक मानता है, जैसे कोई चीज़ तो कोई कार्मिक तो ऐसा होगा जो भी उसको काम सौंपा जाए वो पूरी तन्मयता से काम करेगा, एक एक और उसमें और एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की कोशिश करेगा जिससे वो काफ़ी अच्छा काम हो सके। कोई कार्मिक ऐसा होगा जो केवल जो है उसको खाना पूर्ति करेगा कि जो भी काम सौंपा गया उसको फटाक से पूरा किया, और जैसा भी आया वो जो है उसको कर करा के दे दिया। कोई कार्मिक ऐसा होगा जो टाले देगा काम के, मतलब काम तो करेगा नहीं, काम के दिखावे करेगा। तो ये जो है नैतिकता से संबंधित है। मतलब हर एक व्यक्ति की अलग अलग एक सब्जेक्टिव मामला हो गया, यानी कि एक आत्मनिष्ठ मामला हो गया। तो ये नैतिकता जो है वो व्यक्ति की जो है वो व्यक्ति की जो नैतिकता का जो व्यक्ति की जो आत्मनिष्ठा से संबंधित होता है, और वो जो है वो नियमों का सेट जो है वो वस्तुनिष्ठा से संबंधित होता है। अब वस्तुनिष्ठा और आत्मनिष्ठा ये चीज़ क्या होते हैं, ये भी कई बार लोगों को जो है कंफ्यूज करते हैं। तो वस्तुनिष्ठ का मतलब तो होता है ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे अपन जो ऑब्जेक्टिव पेपर देते हैं, जैसे जिसमें 4 ऑप्शन आते हैं और 1 उत्तर होता है, तो जो जैसे कि प्रश्न पूछा गया कि भारत की राजधानी का नाम बताइए, तो आपको जैसे ऑप्शन दे दिए कि मुंबई, कलकत्ता, नई दिल्ली और चेन्नई। तो वहाँ पे फिक्स उत्तर है कि नई दिल्ली है। वो भले जो है वो यूपी में बैठ के कोई व्यक्ति जो एग्जाम दे रहा था उसको भी नई दिल्ली आंसर भरना है, राजस्थान में बैठ के भरा तो भी नई दिल्ली भरना है, पंजाब में बैठ के भरा तो भी नई दिल्ली भरना है। तो ये एक ऑब्जेक्टिव फिक्स सवाल हो गया, वस्तुनिष्ठ हो गया, तो इसका उत्तर फिक्स है। ठीक है। दूसरा होता है आत्मनिष्ठ। आत्मनिष्ठ यानी कि जो है वो व्यक्ति पे जो है वो अलग अलग सब्जेक्टिव जैसे एग्जाम होते हैं। सब्जेक्टिव एग्जाम में आपको सवाल दे दिया कि जैसे नई दिल्ली के बारे में आप क्या सोचते हैं। ठीक है। तो अब जैसे लोग अपने अपने हिसाब से लिखेंगे। कोई कहेंगे कि जैसे नई दिल्ली भारत की राजधानी है, यहाँ पे जो है वो ये केंद्र शासित प्रदेश भी है, एनसीआर एरिया है, यहाँ पे अपनी संसद भी है, यहाँ पे जो है वो विधायिका भी है, जहाँ पे जो है वो मतलब केंद्र शासित प्रदेश होते हुए भी यहाँ पे विधायिका है। दिल्ली में जो है इतने टाइम तक इन शासकों का जो शासन रहा था, अभी जो है इनका शासन है, अभी जैसे यहाँ पे ये मुख्यमंत्री है। इस तरह से किसी एक ने आंसर लिखा। कोई दूसरा अलग तरीके से लिख सकता है कि नई दिल्ली का जो पुराना नाम जो है दिल्ली का था, यहाँ पे जो है तोमरों का शासन था, उसके बाद जो यहाँ पे सल्तनत वंश आया, फिर मुगल वंश आया, उसके बाद इस तरह से इसका जो इवोल्यूशन हुआ, 1911 में अंग्रेजों ने उसकी राजधानी बनाया। तो अलग अलग व्यक्ति ने उसके अलग अलग उत्तर लिखे। तो इसको सब्जेक्टिव अप्रोच बोलते हैं, यानी कि व्यक्ति व्यक्ति से जो है वो डिफर करेगी, यानी आत्मनिष्ठ अवधारणा होगी। तो नीति शास्त्र जो है वो तो वस्तुनिष्ठ अवधारणा होगी, यानी कि जो रूल है वो फिक्स है, सबके लिए समान है, उसमें कोई भी आप जो है वो किसी एक के लिए जो है इसमें अलग अलग नहीं हो सकते।
लेकिन जो नैतिकता होती है वो आत्मनिष्ठ अवधारणा होती है, यानी कि व्यक्ति व्यक्ति के हिसाब से वेरी करती है। फिर नीति शास्त्र में तो क्या होता है कि जो एथिक्स होती है उसके अंदर तो आदर्श मूलक चीजें होती है, सैद्धांतिक सिद्धांत होते हैं कि आपको सुबह 9:30 बजे ऑफिस आना, आपको ये काम करना है, आपको वो काम करना है, आपको ऐसा करना है, तो सिद्धांत है सारे। आपको सच बोलना, आपको ये करना है। और जो नैतिकता होती है वो व्यवहार पे बात करती है कि आपने कह तो दिया ऐसा करना चाहिए, लेकिन क्या हो रहा है उस पर जो है काम करता है वो, ये जो है वो नैतिकता होती है। ठीक है, ऐसे ही जो है जो इसका जो अगला अपन डिफरेंस देखें तो नीति शास्त्र जो है वो क्या कहते हैं इसमें एक समय में व्यक्ति जो है वो नैतिक जो नीति शास्त्र के हिसाब से सही हो सकता है, लेकिन नैतिकता के हिसाब से सही नहीं हो सकता। नैतिकता जो व्यक्ति की अलग अलग हो सकती है। ऐसे ही इधर देखें तो एक समय में व्यक्ति जो है वो नैतिकता को फॉलो कर सकता है, लेकिन हो सकता है वो नीति शास्त्र को फॉलो नहीं करे। इसको अगर अपन एग्जाम्पल के हिसाब से देखें तो जैसे एक डॉक्टर है, किसी हॉस्पिटल में डॉक्टर है, उसके पास कोई मरीज आता है तो एक्सीडेंट हुआ है, तो जो नीति शास्त्र के उसके रूल, जो उसके जो हॉस्पिटल का कोड ऑफ एथिक्स है वो ये कहेगा कि कोई भी एक्सीडेंट का केस आता है तो आपका पहला कर्तव्य ये बनता है कि आप पुलिस को फोन करें, भले वो जो है वो कितनी जो है वो इमरजेंसी कंडीशन में है, पहले पुलिस को फोन करके पुलिस केस बनेगा, उसके बाद जो उसको वो जो इलाज देगा उसका। ठीक है, तो नीति शास्त्र ने तो उसको ये कहा, लेकिन उसके अंदर की नैतिकता ये कहती है कि अगर मैंने पुलिस को फोन किया, पुलिस आने में टाइम लग गया, उतने में ये मर गया तो समस्या हो सकती है। इसके लिए क्या है कि जो है वो मैं पहले ही इसका इलाज कर लूँ, पुलिस को तो साथ ही साथ फोन कर दूंगा। तो एक व्यक्ति जो है नीति शास्त्र का फॉलो अगर करना चाहे तो उसकी नैतिकता फॉलो नहीं हो पाती, क्योंकि अगर वो नीति शास्त्र रूल के हिसाब से चलेगा तो हो सकता है वो जो है पेशेंट मर भी जाए, और अगर वो नैतिकता को फॉलो करता है तो नीति शास्त्र टूट सकता है। तो ये एक जो कंडीशन हो सकती है। दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि एक ही समय वो नीति शास्त्र का भी पालन कर सकता है और नैतिकता का भी पालन कर सकता है। ऐसा एग्जाम्पल कहाँ देखने को मिलता है, जैसे अपने समाज के अंदर होता है, तो समाज में बच्चों को सिखाया जाता है कि आपको बड़ों का आदर करना चाहिए, माता पिता को प्रणाम करना चाहिए, तो ये तो अपने बना दिया। अब उसके अंदर भी खुद के होता है बच्चे के कि भाई मैं माता पिता का आदर करूं, तो वो रोज माता पिता को प्रणाम करता है। तो नीति शास्त्र और नैतिकता दोनों ही जो है वो मतलब जो मैच हो रही है। ठीक है, एक कंडीशन ऐसी भी हो सकती है कि ना तो नीति शास्त्र को मान रहा है ना ही नैतिकता को मान रहा है। ऐसे लोग होते हैं जो अपराधी होते हैं। अपराधी यानी कि जो समाज में हमने रूल बना दिए कि आपको समाज के अकॉर्डिंग चलना है, कोई भी गलत काम नहीं करना है, तो अपराधी होते हैं, उनके कोई नैतिक उनकी खुद की नैतिकता नहीं होती। वो ना तो समाज के नियमों को मानते हैं, ना उनकी खुद की कोई नैतिकता होती है। वो किसी का भी जो अगर जो खूंखार दुर्दांत अपराधी होगा तो किसी का भी मर्डर आदि भी कर सकता है। ऐसे ही एक और कंडीशन हो सकती है कि कोई व्यक्ति जो है वो क्या कहते हैं वो नीति शास्त्र जो नैतिकता को फॉलो करा लेकिन नीति शास्त्र को फॉलो नहीं। ये चार कंडीशन इसके अंदर हो सकती हैं। ठीक है, तो ये इसके अंदर जो है अपने संबंध बता दिया, और ये इसके अंदर जो है वो अपने विभेद भी बता दिया कि ये तो सैद्धांतिक होता है, व्यवहारिक होता है, ये जो है वो वस्तुनिष्ठ होता है, ये आत्मनिष्ठ होता है, ये जो है किसी संस्था या समाज के जो है वो जो रूल होते हैं, और ये जो है वो व्यक्ति के खुद के जो होते हैं। अगर व्यक्ति जो है नीति शास्त्र का पालन नहीं करे तो हो सकता है उसको जो है उस संस्था से निकाल दिया जाए, और अगर व्यक्ति नैतिकता का पालन नहीं करे तो उसको आत्मग्लानि की अनुभूति भी हो सकती है। तो इस तरह से जो है वो नीति शास्त्र और नैतिकता का प्रश्न भी आपको 5 जो नंबर का सवाल पूछा जा सकता है 50 शब्दों के अंदर। तो ये इस जो नीति शास्त्र अपना पहला जो टॉपिक था उसके जो मेन कंसेप्ट थे। इसके अलावा तो अब इसमें से पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, पर उनका कोई ज़्यादा सेंस नहीं होता है। जैसे कि नीति शास्त्र के ही अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे मानकीय नीति शास्त्र कि उसमें जो मानक होते हैं, जो रूल्स होते हैं वो है। मेटा एथिक्स मैंने आपको बता ही दिया कि जो उससे बियॉन्ड होता है, व्यवहारात्मक यानी जो व्यवहार के मुद्दे होते हैं। इसके अलावा जो है इसमें और इसका जो मानकीय नीति शास्त्र है इसका भी वापस अलग क्लासिफिकेशन होता है, जिसमें आदर्श मूलक होते हैं, यानी जो रूल्स जो आदर्श बनाए हुए होते हैं, और एक जो है वो आपके इसमें क्या कहते हैं इसमें वर्णनात्मक होता है। इसके अलावा भी जो वर्तमान की जो आधुनिक शाखा है इसके अंतर्गत बहुत सारी है, जैसे कि एक फ्रायड का नीति शास्त्र है, एक मनोवैज्ञानिक हुए थे सिगमंड फ्रायड, उन्होंने जो है बताया था कि व्यक्ति कैसे नैतिक हो सकता है, कैसे अनैतिक हो सकता है। तो उन्होंने मनोविज्ञान के अपने प्रिंसिपल बना के बताया था कि व्यक्ति कब नैतिक होगा, कब अनैतिक होगा। तो उसके अंदर उन्होंने 3 सिद्धांत दिए थे कि व्यक्ति के जो अंदर जो मूल भावना होती है, जो उसकी पाश्विक प्रवृत्ति यानी पशु जैसी प्रवृत्ति होती है, जो व्यक्ति को मतलब गलत कृत्य करने के लिए कई बार मन में अपन भी कभी सोचते हैं तो अपने बुरे बुरे विचार आते हैं कि ये कर लो वो कर लो, ऐसा जो अनैतिक कृत्य होते हैं, जैसे कि किसी को मर्डर कर दूं, किसी का ये कर दूं, खुद को ही नुकसान पहुंचा लूं, उसके साथ गलत काम कर लूं, तो ये पाश्विक प्रवृत्तियां होती हैं। ये हर व्यक्ति के अंदर होती है।
और एक जो उसके ऊपर ईगो होता है, जो अहम होता है, यानी व्यक्ति का जो खुद का व्यवहार होता है, वो उसको कंट्रोल करके रखता है कि नहीं ये काम गलत है, ये काम नहीं करना चाहिए, इस काम से जो है वो अपना खुद का भी लॉस होगा, अगले का भी लॉस होगा। एक जो इसके ऊपर होता है सुपर ईगो, जो समाज द्वारा डिसाइड किया जाता है कि व्यक्ति जो भले मन में उसके कितने ही जो है बुरे झूठ और आदि जो चल रहे होंगे, लेकिन वो समाज को दिखाने के लिए अच्छा आचरण करता है। तो जो नैतिक नीति शास्त्र है उसका निर्धारण जो है, वो जो नैतिकता है उसका निर्धारण ईड, ईगो और सुपर ईगो भी करते हैं। ये जो है वो प्राइड का नीति शास्त्र बताता है। ऐसे ही जो है वो वर्तमान में नई नई शाखा है, जैसे कि कार्ल मार्क्स का नीति शास्त्र है। कार्ल मार्क्स जो है उन्होंने जर्मनी के थे, उन्होंने जो साम्यवाद का प्रिंसिपल दिया, जो बताया कि जो पारंपरिक समाज है उसमें दो वर्ग थे, एक तो थे हैव और एक हैव नॉट, यानी एक जिनके पास बहुत सारे संसाधन है जिसको बुर्जुआ वर्ग बोलते हैं, प्रोलेटेरिएट जिनको बोलते हैं, और एक जो है वो सर्वहारा वर्ग होते हैं जिनका लोगों ने काफ़ी शोषण किया, जैसे मजदूर वर्ग हो गया, दलित वर्ग हो गया, इनका लोगों ने काफ़ी शोषण किया। तो दो तरह के वर्ग, एक के पास तो बहुत सारी चीज़ें, एक के पास बिल्कुल नहीं है। तो परंपरागत जो नीति शास्त्र के प्रिंसिपल है कि आपको ये काम करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, इस तरह के जो सिद्धांत बनाए गए थे वो केवल जो है बुर्जुआ वर्ग को ध्यान में रखकर ही बनाए गए थे। जो सर्वहारा वर्ग है उसको ध्यान में रख के नहीं बनाए गए थे। तो वर्तमान में जो है नीति शास्त्र के, अगर आपको मार्क्स का नीति शास्त्र पढ़ना है तो वो ये कहते हैं कि अब आपको जो है वो सर्वहारा वर्ग का भी ध्यान रखा जाए। जैसे वो ये बताते हैं कि जैसे अपराध के बारे में बताते हैं, मृत्युदंड के बारे में बताते हैं, क्योंकि मृत्युदंड एक व्यवहारात्मक नीति शास्त्र का पार्ट होता है। तो कानून तो ये कहता है कि भाई जो व्यक्ति समाज का जो अहित करता है तो जो एक राज्य का भी एक दायित्व बनता है कि ऐसे व्यक्ति को जो है वो दंड दिया जाए। लेकिन मार्क्स का नीति शास्त्र ये कहता है कि वो व्यक्ति अपराधी बना क्यों? अपराधी बना सामाजिक परिस्थितियों के हिसाब से। उसके पास संसाधन नहीं थे, उसके पास खाने को रोटी नहीं थी, इसीलिए जो और भी जो उसकी परिस्थितियां थी, तो ऐसी परिस्थितियां कब क्यों बनी? क्योंकि एक वर्ग ने उसके संसाधनों पे कब्जा कर लिया, इस वजह से उसके पास कुछ नहीं था, तब वो अपराधी बना। तो उसको अपराधी बनाने के लिए समाज जिम्मेदार है, तो वो जो है मृत्युदंड की सजा क्यों भोगे? अब समाज का ये कर्तव्य होता है कि उसको वापस अपराधी को मुख्य धारा में लाने के लिए उसको सुधारे, उसका जो सुधार के प्रयास किया जाए, ना कि उसको मृत्युदंड देकर उसका जीवन समाप्त किया जाए। तो ये मार्क्स का नीति शास्त्र है। ऐसे ही जो है एक अश्वेत नीति शास्त्र होता है जिसको ब्लैक एथिक्स बोलते हैं। वो जो है अमेरिका में जो ब्लैक और वाइट का लड़ाई चलती है, तो जो ब्लैक नीति शास्त्र ये बोलते हैं कि जो परंपरागत जो नियम बनाए गए वो आपने केवल जो है वो वाइट लोगों के जो हितों को ध्यान में रखकर ही बनाए गए। तो अब जो है ऐसे नियम बनाए जाने की आवश्यकता है जो ब्लैक लोगों के भी जो है अधिकारों की रक्षा करते हो। तो इसके लिए कई आंदोलन भी चले थे। जैसे अभी एक क्या कहते हैं, जो ट्रंप के समय जो एक आंदोलन चला था कि ब्लैक लाइव्स मैटर, यानी कि एक जो ब्लैक व्यक्ति के जो गर्दन पे पैर रख के पुलिस वाले ने उसको मार दिया था। तो जो अश्वेत लोग जो है वो भड़क गए थे और क्रांति की थी। तो ब्लैक लाइव्स मैटर करके आंदोलन चला था। इससे पहले एक बार जो ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर है, उनके समय जो है एक आंदोलन चला था जिसको जो है वो ब्लैक इज ब्यूटीफुल करके आंदोलन चला था। तो मतलब जो अश्वेत लोग हैं उनको भी मुख्य धारा में लाने की बात जो है वो ये अश्वेत नीति शास्त्र करता है। ऐसे ही नारीवादी जो नीति शास्त्री होते हैं, नारीवादी नीति शास्त्र होते हैं कि भाई जो महिलाओं के, क्योंकि वो समाज की आधी आबादी है और उनके जो अधिकार है उनका संरक्षण कहीं ना कहीं जो परंपरागत नीति शास्त्र नहीं करता है। क्योंकि परंपरागत नीति शास्त्र तो ऐसे नियम बनाता है समाज कि वह जो महिला है उसको जो है घूंघट रखना चाहिए, उसको जो है बड़ों का सम्मान करना चाहिए, जो है त्याग की भावना होती है। जैसे एक साहित्य में भी एक जयशंकर प्रसाद की कविता है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, मतलब उसको जो है एक त्याग की प्रतिमूर्ति बना के उसका शोषण किया जा रहा है। तो जो नारीवादी नीति शास्त्र ये कहते हैं कि महिला का शोषण नहीं होना चाहिए और उनको भी उनके अधिकार दिए जाने चाहिए। तो इसके लिए जो कानून है उसको जो है वो निजी क्षेत्र में भी हस्तक्षेप करना चाहिए। निजी क्षेत्र में कैसे कि जैसे घर के अंदर महिला के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है उसके लिए भी कानून बनाए जाने चाहिए। जैसे सरकार ने अभी काफ़ी सारे कानून भी बनाए हैं, जैसे घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 बनाया है। तो ये कहीं ना कहीं जो है फेमिनिस्ट जो अप्रोच है उसको देख के बनाया ताकि महिलाओं की जो है वो जो है उसके अधिकारों का संरक्षण हो सके। ऐसे और इसमें और ज़्यादा गहरे जो जाने की जो फेमिनिस्ट जो होते हैं वो बताते हैं कि इसके अंतर्गत ऐसे कानून बनाए, जैसे वैवाहिक बलात्कार का भी जैसे ज़्यादा चल रहा है। तो वैवाहिक बलात्कार का मुद्दा यानी कि महिला के साथ विवाह के बाद भी अगर जबरदस्ती उससे जो है यौन संबंध बनाए जाते हैं तो वैवाहिक जो है बलात्कार की श्रेणी में आता है। तो ये भी जो नारीवादी नीति शास्त्र कहते हैं कि इसको भी जो है इस पर भी सरकार को कानून बनाना चाहिए। तो इस तरह से जो नारीवादी नीति शास्त्र वो ये बात करते हैं। तो ये पूरे जो है एक नीति शास्त्र के और अलग आगे आगे जो है क्या कहते हैं प्रिंसिपल होते हैं।
अब जो है वो नैतिकता के या नीति शास्त्र के परिणाम क्या आते हैं, क्या उसके जो रिजल्ट आते हैं माना जाए तो क्या हो सकता है। तो अगर इसके सकारात्मक परिणाम की बात की जाए कि जो नीति शास्त्र के क्या परिणाम हो सकते हैं, तो सकारात्मक परिणाम तो ये है कि एक इसमें आप जैसे हेडिंग बना बना के लिख सकते हो। जैसे सबसे पहले समाज के अंदर लिख सकते हो, तो समाज के अंदर क्या होगा, एक समतामूलक समाज बनेगा, आदर्शमूलक समाज बनेगा, जिसमें एक सामाजिक व्यवस्था जो है कायम हो पाएगी। देश के अंदर, राज्य के अंदर क्या होगा, राज्य के अंदर जो है एक व्यवस्था की स्थापना हो पाएगी, अपराध की दर कम हो जाएगी, जो एक अच्छे जो है प्रिंसिपल स्थापित हो पाएंगे। व्यवसाय के अंदर क्या होगा कि कोई भी व्यक्ति अगर नैतिकता का पालन करेगा, जैसे कि भी मिलावट नहीं करना, तो मिलावट नहीं करेगा तो लोगों के स्वास्थ्य पे भी जो अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। जो करप्ट प्रैक्टिसेज है उनको बल नहीं मिलेगा, उनका हतोत्साहन हो जाएगा। तो व्यवसाय के अंदर हो गया। ऐसे ही जो है वो प्रशासन के अंदर क्या है, तो प्रशासन की जो मुख्य समस्या है वर्तमान में क्या क्या है, तो भ्रष्टाचार की समस्या सबसे बड़ी समस्या है, तो भ्रष्टाचार का जो है वो समाप्ति हो सकेगी। ऐसे ही जो है वो भाई भतीजावाद जो एक चलता है, नेपोटिज्म जो चलता है, वो भी नीति शास्त्र नैतिकता के नियम ये कहते हैं कि भाई आपको जो व्यक्ति योग्य है उसको आपको लाभ देना चाहिए, ना कि आपको जो है आपके किसी संबंधी को लाभ देना चाहिए। तो अगर नीति शास्त्र का पालन होगा तो इन चीज़ों का भी हतोत्साहन होगा। न्यायपालिका के अंदर भी इसको फॉलो किया जाए तो लोगों को न्याय मिलेगा, और जो है वो क्या कहते हैं एक अच्छे जो एक व्यवस्था की स्थापना हो पाएगी। ऐसे राजनीति के अंदर किया जाए तो राजनीति में जो भ्रष्टाचार है, अपराधीकरण बढ़ रहा है, वहाँ पे भी भाई भतीजावाद चल रहा है, ठीक है। तो ये इन चीज़ों का जो है वो प्रोत्साहन हो सकेगा। तो इस तरह से अपन जो है वो इसको देख सकते हैं। तो ये जो नीति शास्त्र के मेन जो सकारात्मक परिणाम आ गए, सकारात्मक में आपने ऐसे लिख दिया। उसके बाद नकारात्मक परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, तो नकारात्मक परिणाम तो क्या है कि जैसे समाज जो है नियमों की स्थापना करता है, तो समाज कई बार क्या होता है कि जैसे ऑर्थोडॉक्सी भी कई बार वो रख देता है। जैसे कई समाज के ऐसे नियम होते हैं कि भाई जो है महिलाओं को जो घूंघट रखना चाहिए, तो ये जो है पुरानी एक परंपरावादी दृष्टिकोण है। तो अगर उसका पालन करेंगे तो हम जो नियमों से चिपके रह जाएंगे, तो महिलाओं के अधिकारों का हनन हो सकता है। भारत में जो है वो क्या है कि परंपरा और संस्कारों का नाम देके जो है कई बार व्यक्ति के मानवाधिकारों का हनन किया जाता है, तो वो भी जो है नीति शास्त्र का एक बुरा परिणाम आता है। और फिर जो है ज़्यादा नीति शास्त्र जैसे पालन करने से व्यक्ति रिजिड हो जाता है, उसमें अहम की भावना आ जाती है। कोई प्रशासक जैसे बहुत ज़्यादा ईमानदार होता है तो वो घमंडी भी हो जाता है, वो फिर किसी भी काम को रोकने की टालने की प्रवृत्ति रखता है, और उसमें जो है वो हर जगह वो नियम और अड़ंगे लगाता है। तो ये जो चीज़ें हैं वो नीति शास्त्र के बुरे परिणाम भी हो सकते हैं। दो समाजों में दो जो है वो जगहों पे वो विरोध भी पैदा कर सकती है। जैसे एक समाज का जो है वो क्या कहते हैं ना, वो जो नीतिकता ये कहती है कि शाकाहार को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, एक समाज कहता है कि नहीं जो है वो मांसाहार अच्छा होता है, तो दोनों में टकराव भी हो सकता है। तो ये भी नैतिकता का दुष्परिणाम हो सकता है। तो इस तरह से जो है आपको इसका आंसर लिखना है। उसके बाद जो है कि भारत जैसे राष्ट्र में जो है वो नैतिकता के लिए जो है वो क्या क्या किया जाना चाहिए। तो एक तो जो है वो हमको जो है जो रूढ़ी परंपरा है उनको छोड़ना चाहिए, और जो मानवाधिकारों का संरक्षण करने वाले जो है वो अधिकार लाना चाहिए। साथ ही हमको इतना भी रेडिकल नहीं होना चाहिए कि जो है जो कुछ संस्कार जो है जो संस्कृति को बहन करते हैं और वो टूट जाए। तो हमको एक मिडिल अप्रोच लेके चलना है कि कुछ चीज़ें जो मानवाधिकारों का हनन करती है उनके संबंध में तो हमको जो है वो ऐसे नियम, नैतिक नियम नहीं बनाने चाहिए, और ऐसे नियम भी नहीं बनाने चाहिए जो बहुत ज़्यादा रेडिकल हो। इस तरह से जो है वो देखा जा सकता है। तो ये पूरा एक जो नीति शास्त्र का एक टर्म था उसके अंदर अपन ने पूरा बताया है। कल अपन जो है अगला टॉपिक लेंगे जो है मूल्य, फिर मूल्य के निर्धारण में परिवार, समाज, इनकी भूमिका, और फिर महापुरुषों की जो योगदान है वो अपन देखेंगे आगे। ठीक है, तो आपको अगर ये वीडियोस अच्छा लगा हो, मैंने को समझाया, तो आप इसको लाइक और शेयर कर सकते हो। और कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर इसका जो है वो आपको जो समस्या भी लिख सकते हो। मैं उसको पढ़ के उसका आपका जो भी क्वेरी होगी उसका सॉल्यूशन करूँगा। थैंक यू।